लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर सब कुछ बेहतर है, अच्छा है या सब कुछ गड़बड़ है, इस बात के नैरेटिव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों, भेंट, मुलाकातों का दौर चल रहा है और इस सिलसिले में बहुत सारी अफवाहों ने भी घर कर लिया है। ऐसे में हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी हैं, जो एमएलसी भी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है यूपी बीजेपी में। प्रांशु जी, स्वागत है आपका भारत 24 में। जो कुछ भी चल रहा है बीजेपी में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कार्यकर्ता के नाते मैं देखता हूं कि भाजपा अपना काम कर रही है। चुनाव में ये बात ठीक है कि हम लोग जो हैं, जैसा 14-19 में हुआ था वैसी सीटें नहीं ला पाए। और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई, कार्यकर्ताओं को लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी कारगिल शहीदों कार्यक्रम युवा मोर्चा ने किया, पूरे प्रदेश में, देश में उनको याद करते हुए मशाल जुलूस निकाला। तो संगठन अपना काम कर रहा है और आगे कैसे बेहतर कर सकता है, इसमें लगा हुआ है। पर इस बीच बयान बहुत तरीके के आए। कभी आया कि जो है संगठन सरकार से बड़ा है, कभी बयान इस तरीके से आए कि जो है हार के कारण क्या हैं, कभी आया कि नौकरशाही सरकार पर हावी है, संगठन पर हावी है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एड्रेस नहीं किया जा रहा। कुछ विधायकों ने भी अपनी अलग अलग तरह की शिकायतें दर्ज कराई। अब देखिए, पार्टी ने अभी हर जिला स्तर पर समीक्षा करी थी कि चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई तो उसके तमाम कारण क्या रहे होंगे। तो उन कारणों को जानने के लिए प्रदेश से वरिष्ठ नेता सब जनपदों में गए भी थे। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात भी रखी, कार्यकर्ताओं को समस्याएं आई भी। तो निश्चित तौर पर, और आप देखिएंगे कि मुख्यमंत्री जी भी हर मंडलवार जो है वो विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की बैठक भी कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि कहां पर यदि कोई समस्या है। तो पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है, कार्यकर्ताओं से और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी हो रहा है। अगर कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर पार्टी का नेतृत्व उसको दूर करेगा। पर ये जो अब नौकरशाही की बात आई, कहा गया कुछ अफसर उनका प्रभाव इतना है कि वो विधायकों की या कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। एक सवाल ये भी था कि संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ता जो सरकार में विभिन्न पदों पर जाना चाहते थे, चाहे चेयरमैन बनना चाहते थे, आयोगों में जाना चाहते थे, निगमों में जाना चाहते थे, वो प्रक्रिया ही नहीं चली 2 साल और उसके नाते भी कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा। देखिए, अधिकारी की बात जहां तक है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आप जानते हैं कि पूरे देश में कोई भी व्यापारी उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था, उद्योगपति यहां व्यापार नहीं करना चाहता था। और जो कर भी रहे थे तो किसी की किडनैपिंग होती थी, किसी से वसूली होती थी और ऐसा स्थिति थी कि वो पलायन कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कुछ करना नहीं चाहते थे। आपने देखा, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन लाए। और ये सब योगी जी के नेतृत्व में, और निश्चित तौर पर जो अधिकारियों को उन्होंने एक तरह से छूट दी ये अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए, उसका नतीजा है। अब इसी में अधिकारियों को जब ताकत दी जाती है तो ये कोई गारंटी तो है नहीं कि 100% अधिकारी उस ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हो सकता है तो उसमें कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हों जिनके अंदर कमी हो, कुछ गलत करते हैं, तो उसका भी समय समय पर, अभी मैंने देखा कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, किसी पर कोई भ्रष्टाचार के आरोपों हैं, कार्रवाई की गई है। तो ये सतत प्रक्रिया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात है तो आज पूरे देश में एक मॉडल के रूप में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। आपका भी एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। आपने मेरठ में एक बयान दिया था जब भी बात कही गई थी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो आपने भी एक प्रतिक्रिया दी थी, बड़ी चर्चा में रही। नहीं, मैं देखिए, माननीय चाहे उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी वरिष्ठ नेता हो, पार्टी के सीनियर लीडर है, मेरा उनको लेकर कोई बयान नहीं था। उसको मीडिया ने, पता नहीं किसी ने अपनी तरफ रखा। मैं तो अपनी ओर कह रहा था, कार्यकर्ताओं की बैठक थी तो मैंने कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से ये कहा था कि भाई, हम लोग जो पार्टी में बड़े बड़े पदों पर हैं, हमको भी ये तय करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े। हम अपने आप को ये कहते हैं पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और अपने क्षेत्र में पार्टी को, अपनी बिरादरी का, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन काम ना कर पाए तो ऐसा करना ठीक नहीं है। और हमको ये आत्मचिंतन करना चाहिए, जैसा नड्डा जी ने प्रदेश कार्य समिति में कहा था, और ये सुनिश्चित करना चाहिए हम पार्टी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, बजाय कि हम अपने नेतृत्व के या कार्यकर्ताओं की तरफ उंगली करें। ऐसा मेरा कहना था। चुनाव के परिणाम आए हुए लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और जब 2 महीने होने जा रहे हैं उसके बाद भी स्थितियां स्थिर होने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रही हैं। मतलब कैबिनेट की बैठक हो रही है तो डिप्टी सीएम नहीं आ रहे, समीक्षा बैठक हो रही है तो वहां डिप्टी सीएम्स नहीं जा रहे या उनको बुलाया नहीं जा रहा। अलग अलग तरीके के नैरेटिव। और फिर दिल्ली और लखनऊ में विचार मंथन चल रहा है, उसमें कोई कहीं नहीं रहता, कभी कोई कहीं रहता है। ये क्लैरिटी बीजेपी क्यों नहीं रखती? सामने आकर के लीडरशिप ये बात स्पष्ट क्यों नहीं करती कि सब कुछ एकजुट है या कोई चीज है जो उनको आगे करनी है या बतानी है?
नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर कोई मंत्री या डिप्टी सीएम नहीं आया हो तो कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता रही होगी। पहले भी तमाम कार्यक्रमों में जो है कभी वो उपस्थित भी हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, तो उसका कारण व्यस्तता होगी। जैसे अभी प्रदेश कार्य समिति हुई, सब एक साथ थे, तो मुझे लगता नहीं कि इसका, अब ये मीडिया अपनी तरफ से नैरेटिव लगाता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। पर ये जो बैठकों का दौर चल रहा है या अलग अलग तरीके की समीक्षा का दौर चल रहा है, आपको लगता है अगर लीडरशिप एकजुट हो, एक साथ एक स्वर में बोले, तो शायद विपक्ष को भी ये मौका न मिले? क्योंकि अखिलेश यादव तो फिर ये इस तरह का नैरेटिव देते हैं ना कि भाई मानसून ऑफर वो अपनी तरफ से देने लगते हैं। देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव के दल के जो नेता लोग रहे होंगे, पार्टी के जो लोग होंगे, जैसा उनका स्वभाव होगा वो दूसरे को भी वैसा ही सोचते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, वो विचारों से बंधा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। ये जो दूसरे दल के लोग होते हैं वो भले ही लाभ हानि के लिए इधर उधर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा सोचना ये उनका सपना है, और ऐसे सपने पूरे होने वाले नहीं है। और वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली का वाईफाई है, पासवर्ड जो है डिप्टी सीएम्स हैं, इसीलिए उनको आगे कर दिया गया है। झगड़ा लखनऊ और दिल्ली का है। देखिए, अखिलेश यादव लंबे समय से सत्ता से बाहर है और वो सपनों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये बात ठीक है कि इस बार उनकी पार्टी को अच्छे सांसद मिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी योगी जी ने भी कहा कि 400 का नारा था और बहुत से कार्यकर्ता जो हैं उनमें उत्साह रहा होगा, तो उस कारण हमको अपनी जो भी कमी है वो दूर करते हुए दोबारा सत्ता में। भाई, आपके इलाके में मुझे लगता है केवल फर्रुखाबाद ही सीट ऐसी रही जो बीजेपी संभाल पाई, बाकी सब सीटें तो आप लोग हार गए। नहीं, मेरे आसपास कुछ सीटें जीते भी हैं, नहीं भी जीते हैं। हरदोई जीते हैं, शाहजहांपुर जीते हैं, और इधर मैनपुरी और इटावा, कन्नौज ये हारे हैं। ये बात ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि भाई पिछली बार सीटें कम आई हैं, तो कारण क्या रहे होंगे कम आने का, उस पर हम मंथन करेंगे और दोबारा ताकतवर होकर निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो उपचुनाव हैं 10 सीटों पर हो रहे हैं, हालांकि इनमें बहुत सारी सीटें समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली है, ये सब जानते हैं, आप लोगों की ओर से भी कुछ तैयारी की गई है, कुछ मंत्रियों को दायित्व दिया गया है, संगठन में भी दायित्व का मुझे लगता है वितरण शेष है, क्या कुछ तैयारी बीजेपी करने जा रही है जो काउंटर हुआ था, खासतौर पर पिछड़े वोट बैंक की लामबंदी का, दलित वोट बैंक की लामबंदी का, संविधान बचाने का, ये जो वोट की एकजुटता का दावा किया गया था, वो दावा सतत रहेगा, चलता रहेगा 27 तक, या फिर उसमें कहीं अवरोध आप लोग उत्पन्न? देखिए, मैंने अभी कहा जो अखिलेश यादव एक तरह से संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक उन्होंने फेक नैरेटिव चलाया इंडिया गठबंधन ने कि एससी वोट को ये भड़काया कि संविधान बदल देंगे, ओबीसी में भी तरह तरह की भड़काने की बात करी। अब ये कौन नहीं जानता है कि संविधान का दुरुपयोग अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, इमरजेंसी लगाई, तमाम चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, और ओबीसी एससी की बात, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर नौकरी हो, चाहे पुलिस की हो, शिक्षक की हो, एसडीएम हो, मतलब कितनी चर्चा होती थी, केवल एक बिरादरी को पूरी नौकरी मिलती थी। 90% ओबीसी के भी हक का पूरा 90% एक बिरादरी ले जाता था, और वो भी लोग चर्चा करते थे कि अटैची लेते थे, उसके बाद नौकरी मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए पूरे प्रदेश में, चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो, जिसका भी हक हो उसको नौकरी मिली होगी, पैसा नहीं देना पड़ा होगा। जमीनों पर कब्जे, हत्या ओबीसी एससी की तो होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर शोषित, वंचित, पीड़ित वो सुरक्षित है, किसी को कोई खतरा नहीं है। पर ये सवाल तो आपकी सरकार पर उठता ही है, मतलब आप लोग, चूंकि आप युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, एबीवीपी का भी आप लोगों का बैकग्राउंड रहा है, पर आप जब विपक्ष की सरकार थी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या युवा मोर्चा हो, बहुत सारे चेहरे निकल के अब मुख्य धारा में हैं, प्रदर्शन किया करते थे लगातार भर्तियों पर, भर्तियों में भ्रष्टाचार पर आपके यहाँ भी जब पेपर हुए तो पेपर लीक हुए, नौकरियां नहीं मिली, एडमिशन्स में सवाल उठे, आरक्षण को लेकर के कई सारे सवाल उठे। इन सवालों से तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार भी नहीं उबर पाई, न उबार पाई युवाओं को खासतौर पर। देखिए, ऐसा है, ये बात ठीक है कि ये नीट परीक्षाओं को लेकर एक स्थिति बनी है, लेकिन जितना मैं पार्टी के नेतृत्व को जानता हूं, निश्चित तौर पर इसके पीछे जो भी दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई अपनी सरकार सुनिश्चित करेगी। और देखिए, घटना होना, चाहे नीट वाली घटना हो या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पुलिस भर्ती की भी परीक्षा, हाँ, आने वाली है, तो मेरा मानना यह है कि अगर घटना हो और उस पर कायदे से कार्रवाई हो तो लंबा मैसेज जाता है। पुरानी सरकारों में हुई है तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है आप भी जानते हैं। हमारी सरकार में अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो निश्चित तौर पर सरकार जवाबदेही तय करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और सुनिश्चित करेगी भविष्य में ऐसी बात। लगता है कि समीक्षा जो पॉइंटर्स बनाए गए, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री से मिले तो जो बिंदु थे, उसमें एक बिंदु युवाओं का और नौकरियों का भी था।
ये कहा गया कि भाई नौकरियों को दे पाने में हम कहीं ना कहीं जो आंकड़ा हमने तय किया था उससे पीछे रहे। भर्ती परीक्षाएं लीक हुई, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। पुलिस भर्ती की बड़ी परीक्षा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही थी, उसका पर्चा लीक हो गया था। आपको लगता है इस तरह के नैरेटिव या इस तरह की घटनाएं नुकसान करती हैं खासतौर पर युवाओं को आपके साथ जोड़ने में, क्योंकि आपका संगठन देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। क्या इनमें बदलाव करके ही अब आप आगे 27 की राह आसान कर पाएंगे, आपको लगता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये इंडिया गठबंधन कुछ भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी नौकरी दी गई उससे ज्यादा नौकरी हमने दी है। और नौकरी की एक सीमा है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में तमाम नौजवानों को व्यापार करना, अपने उद्यम खड़े करना, उनको उसमें सहयोग करना, उनको लोन देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और नौकरी देने योग्य बनाना, ये काम अपनी सरकारों ने किया है। और जो नौकरी भी दी है वो पारदर्शी, जो मैंने अभी कहा कि पारदर्शी तरीके से दी है, किसी को एक पैसा, पर्ची, खर्चा ये नहीं देना पड़ा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह की ये स्थिति है। तो निश्चित तौर पर आगे भी, जैसे अभी पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो सब अच्छी तरीके से हो और क्षमतावान नौजवानों को अवसर मिले। पार्टी चिंतन करेगी और अवसर मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि सिस्टम में कोई ऐसे लोग हैं जो इन मतभेदों को हवा दे रहे हैं या इनको गलत दिशा दे रहे हैं? इसके नाते जो है इससे पार्टी को बचना चाहिए, खासतौर पर इस दौर में जब आपको आगे जाना है, यानी आपको एक नुकसान हुआ है और उस नुकसान से अब 27 की बड़ी लड़ाई लड़नी है। देखिए, निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि ये जो पूरा नैरेटिव मीडिया में आज चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है। और वो कैसे, ये मैं कहना चाहता हूं एक उदाहरण के साथ। जैसे मान लीजिए, इस फेक नैरेटिव के कारण कुछ ओबीसी एससी वोट में भटकाव हुआ, लेकिन आप देखें पूरे मीडिया के अंदर चर्चा किसकी हो रही है? योगी आदित्यनाथ जी की हो रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हो और मुख्यमंत्री जी चेहरा हो और उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय वोट ना मिले और उसके बाद उसकी चर्चा ओबीसी नेताओं से हो, ये तो कॉमन मैन समझ जाता है किसके पीछे कौन है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, भाई ओबीसी वोट नहीं मिला और उसकी योगी आदित्यनाथ जी की उसको नैरेटिव बनाना, ये बिल्कुल अजीबोगरीब है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी का एक मंशा है और मंशा इसलिए वो जानते हैं कि अगर ये पूरा सवर्ण, बैकवर्ड, एससी ये यूनाइट रहेगा जो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी। और अगर इसमें बिखराव होगा, किसी प्रकार अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो समाजवादी पार्टी ही मजबूत होगी। तो वो अपनी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कंफ्यूजन ना फैले, इसके लिए तत्पर बैठी हुई है। पूरा समाज एकजुट रहे और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करते रहा है। आने वाले दिनों में, कुछ घंटों में राजनीतिक जो बादल छाए हुए हैं उत्तर प्रदेश पर, वो छट जाएंगे और एक बार फिर योगी सरकार या बीजेपी की जो भी सरकार है वो स्मूथली आगे बढ़ पाएगी। खासतौर पर पहला पड़ाव जो है वो उपचुनाव आ रहा है। निश्चित तौर पर उपचुनाव पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, अच्छे नतीजे भी आएंगे। और देखिए, योगी जी और मोदी जी ये परफॉर्मिंग लोग हैं, ये अपने काम की दम पर आगे बढ़ते हैं और जैसा काम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार करेंगी, उसके आधार पर जनता अपना मत तय करेगी और हम काम के आधार पर काम आगे बढ़ेंगे। ये थे प्रांशुदत्त द्विवेदी, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनका मानना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। जो थोड़े बहुत अफवाहों का दौर भी चल रहा है वो विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उनके दल में सब कुछ अच्छा है और आने वाले दिनों में उपचुनाव जब आएंगे तो और भी बेहतर तरीके से बीजेपी की सरकार, बीजेपी संगठन बेहतर छवि के साथ, बेहतर परिणाम के साथ सामने आएगा। विजुअलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।